जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को लग रहा हो कि हमें चश्मा लगा के क्यों आए हैं। हालांकि हम चश्मा इसलिए लगा के आए हैं ना कि इसको उतार के देखना है कि सही में वैकेंसी आ गई है क्या। हाँ, आ गई है। क्यों जानते हैं हमको ये चश्मा लगा के आना क्यों पड़ा है? इसलिए लगा के आना पड़ा है क्योंकि अप्रैल में एक नोटिफिकेशन आया था। अप्रैल में एक नोटिफिकेशन आया था और वो ऐसा नोटिफिकेशन आया था कि आप आंख बंद किए हैं और खोलेंगे तुरंत आ जाएगा। तो हमको लगा कि शायद वही वाला चीज फिर हुआ होगा, तो हम इस बार जो है कि ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आए हैं कि नहीं, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। आंख नहीं बंद होगा, हम आंख तो खुली रहेगी, लेकिन चश्मा उतार के देखेंगे कि सही है कि नहीं। तो वैकेंसी तो अब आ चुकी है यूपीएसआई की, जिसका 2021 के बाद अब आगमन हुआ है। तो जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए, उसकी वैकेंसी आ गई है, जिसमें वर्तमान में पोस्ट आया है 4543। कितना पोस्ट है? 4543 पोस्ट है, यानी 45 और 43 पोस्ट है। अब इस पोस्ट के लिए आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। 6 महीने 8 महीने में इसका एग्जाम होगा। आप उस एग्जाम को क्लियर करिए। शारीरिक जो माप होता है उस माप को पास करिए, चिकित्सा पास करिए, जो दौड़ होती है उसको पास करिए। उसके बाद आप जो एग्जाम दिए रहेंगे उस हिसाब पे या उस आधार पे आपकी सूची तैयार होगी। आप उसके अंडर में आएंगे तो आपको भर्ती किया जाएगा, आप उसके अंडर में नहीं आएंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हम सभी लोगों की बेसब्री का जो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसको खत्म करते हुए कल यानी 12 तारीख को, आज तो 13 है, कल 12 तारीख को सरकार ने उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि हम 4543 पदों पर क्या कर रहे हैं, एसआई के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी निकाल रहे हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आपको क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो आपका उसका जो नोटिफिकेशन है आप स्वयं खुद नहीं पढ़ते हैं, हम लोगों को आके बताना पड़ता है। हालांकि ठीक है, हम लोग बता रहे हैं, थोड़ा सा उसको ढूंढ के बता देंगे, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने से ढूंढिए उसको। हम लोग का काम पढ़ाई बताना है। ये चीज़ थोड़ा ही तो नोटिफिकेशन आ गया ऑफिशियल रूप से, आप इसको देखते रहिए, लेकिन आप लोग वो नहीं करते। तो हम लोग की जिम्मेदारी रहती है कि हम बता दें। तो भैया देखिए, इसमें आयु क्या है, यानी कितने आयु तक आप जा सकते हैं, कितना मिनिमम आयु होनी चाहिए, कितना मैक्सिमम आयु होनी चाहिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, यानी क्या क्या पास होने चाहिए, क्या क्या पढ़े होने चाहिए, उसका सिलेबस क्या है या क्या क्या पूछेगा वो, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे इसका एग्जाम होगा, सैलरी कितनी होगी, 4200 ग्रेड पे कितनी पे है, फिजिकल यानी दौड़ वगैरह क्या होगा, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी मोटाई होनी चाहिए, कितना सीना फुलाना है, महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, पुरुषों के लिए क्या प्रावधान है, सबका अलग अलग है। हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, इन सभी को जानने के लिए हम आए हैं और हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप दिख रहे हैं, मैं ही हूँ, शायद मैं ही हूँ ना, मैं हूँ ना, हाँ मैं ही हूँ। आइए बाबू, तो हम लोग आते हैं कि वो जो आपसे मांग करता है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, हमने किस किस चीज़ों को मांग किया है, हमने किस चीज़ को मांगा है। ठीक है, तो आइए भैया हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश 22/6/2001। ठीक है, यह सूचना और विज्ञप्ति आई है। इसमें कहा है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, क्या कर रहा है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, यानी ये जो वैकेंसी आई है यह 2025 में आई है। कब आई है? 2025 में। इसके लिए क्या कह रहा है, देखिए दिखा ना, दिनांक 12 अगस्त 2025। कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अध्याचन प्राप्त हुए हैं। अब उसमें कौन कौन सा अध्याचन प्राप्त हुआ है? उसमें प्राप्त हुआ है पहला, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। क्या लिख रहा है? उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। इसमें पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, यानी यूपीएसआई वाले में यहाँ पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। दूसरा, प्लाटून कमांडर पीएससी। ठीक है, हमारे यहाँ एक पीएससी का पद है, करा कि प्लाटून कमांडर पीएससी पुरुष में। ठीक है, पुरुष। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष, यानी ये जो ख वाला करा है, क वाले में उप निरीक्षक है, एसआई वाला है, तो उसमें महिला और पुरुष दोनों लोग होंगे। लेकिन एक ख ऑप्शन दिया है जिसमें आप प्लाटून कमांडर पीएससी की बात की जा रही है, इसमें पुरुष होगा, और इसका जो उप निरीक्षक वाला है, सशस्त्र बल वाला, इसमें भी क्या होगा, पुरुष ही जाएगा। अगला कह रहा है, करा कि ग प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल। ठीक है, विशेष सुरक्षा बल, इसमें भी पुरुष ही जाएगा, इसमें भी कौन जाएगा, पुरुष ही जाएगा। इसके अलावा करा कि महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक। ठीक है,
क्या कर रहा है, महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, ठीक है, नागरिक पुलिस सिविल, ठीक है ना। तो महिला वाले में महिला जाएगी, बाकी यहाँ पर एसआई वाले में जो क है इसमें पुरुष और महिला दोनों जा सकते हैं, ठीक है, इसमें पुरुष और महिला दोनों जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी एसआई के लिए जो नागरिक पुलिस के लिए रिक्त पद है उसके लिए बताया गया कि किस किस पद के लिए कितनी कितनी वैकेंसियां हम दे रहे हैं, समझ आ रहा है, कितनी कितनी वैकेंसियां हम दे रहे हैं और किस किस श्रेणी को यह प्राप्त होगा, वो ओबीसी को होगा, जनरल को होगा, एससी को होगा कितना, एसटी को कितना होगा, महिला कितना, पुरुष कितना, ये सारी चीज इसमें बताया गया है। तो कह रहा है भैया आपसे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, यानी क्या है, यानी आप जो यहाँ पे क देखे ना, क ये क इसी पहले के बारे में ही बता रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है क, उसी के बारे में क्या कर आपसे बता रहा है, कह रहा है भैया जो जनरल से आते हैं, किससे आते हैं, जनरल से, किससे आते हैं, जनरल से, उसके लिए जो लोग जनरल से आते हैं उसके लिए हमने 1705 पोस्ट दिया है। कितना पोस्ट हमने दिया है, 1705 पोस्ट दिया है, यानी जनरल में कितने पोस्ट आएंगे, 1705 पोस्ट आएंगे। फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीक सेक्टर यानी आर्थिक रूप से कमजोर, जो लोग पैसे से कमजोर हैं उनके लिए कितना पोस्ट दिया गया है, 422। फिर उसके बाद ओबीसी, क्या है, ओबीसी है, ओबीसी है, इसमें टोटल कितना पोस्ट आया है, 1143। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी एससी जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, इसके लिए है बाबू 890 पोस्ट। इसके बाद क्या है, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, इसके लिए कितना है बाबू, 82। कितना है पोस्ट, 82, कितना हो गया। तो कह रहा है भैया कि हम टोटल उप निरीक्षक के लिए हमने कितने पोस्ट जारी किए हैं, यानी उप निरीक्षक पे जो क वाला पहला बताया था आपको, उसमें कह रहा है हमने टोटल आपको दिया है 4242 पोस्ट, उसमें महिला भी जा सकती है और पुरुष भी आ सकता है, उसमें दोनों शामिल हो सकते हैं, समझ आ रहा है। आगे आइए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ख वाला यानी प्लाटून कमांडर पीएससी, ठीक, और दूसरा उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, समझ आ रहा है। यानी प्लाटून कमांडर के पदों के लिए कितने कितने पोस्ट आए हैं, तो इसमें देखिए जनरल के लिए 56 पोस्ट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 13 पोस्ट है, ओबीसी के लिए कितना है, 36 पोस्ट है, एससी के लिए कितना है, 28 पोस्ट है, एसटी के लिए कितना है, 2 यानी ख वाला जो आपका ऑप्शन है प्लाटून कमांडर पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के, उसके लिए आपको टोटल पोस्ट आया है 135 पोस्ट। कितना, यानी जो क वाला है उस क वाले के लिए 4242 पोस्ट आया है, आई जो ख वाला प्लाटून कमांडर पीएससी इसके लिए 135 पोस्ट आया है, समझ आ रहा है। यानी आपके पास यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपने 2 चीजें देखा है, किस किस चीज के लिए चयन प्राप्त हुआ है, तो उप निरीक्षक के लिए, प्लाटून कमांडर के लिए, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक एसएसएफ है, ठीक है, महिला बटालियन, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपको तो हमने बता दिया कि जो पहला क दिख रहा है, जो पहला आपको क दिख रहा है इसके लिए हमने 4242 पोस्ट दिया है। इसके बाद ख वाला जो प्लाटून कमांडर पीएससी है इसके लिए हमने 135 पोस्ट जारी किए हैं। अब तीसरा ग है प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, ठीक, अब इसमें भी डिसाइड होता है कि कौन जो है कि महंगे बिल्डिंगें हैं उसके सिक्योरिटी के लिए है, बड़े बड़े विधायकों सांसदों के लिए उसकी सिक्योरिटी अलग है, तो सबको अलग अलग बनाया गया है, ठीक है ना, तो उसी के लिए अलग अलग जो है अलग अलग पोस्ट जारी किए हैं। आगे आइए बाबू, ग वाला और घ वाला देखना है, ग वाला देखते हैं हम लोग। देखिए ग वाला क्या कर रहा है, ग वाला कर रहा है बाबू कि प्लाटून कमांडर, क्या कर रहा है, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। देखिए आयोग जो होता है वो हर जगह से बचना चाहता है, वो कहीं गलतियां नहीं करना चाहता। गलती हम लोग करते हैं कि जो इसका नोटिफिकेशन आता है बाबू, उस नोटिफिकेशन को हम लोग सही से नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर रूप से लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको देखते नहीं है, हम लोग सिर्फ फॉर्म फिलअप करते चले जाएंगे, आ गया वैकेंसी, एग्जाम देना, एग्जाम देके खत्म हो गया। नहीं, इन सभी चीजों को भी अच्छे से आपको देखना चाहिए, ठीक। तो ग में क्या कर रहा है, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण सिर्फ पुरुषों के लिए। कह रहा है कि भैया जनरल के लिए कितना पोस्ट है, इसमें 25 गो, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना पोस्ट है, 6 गो, ओबीसी के लिए कितना है, 16 गो, एससी के लिए कितना है, 12 गो, एसटी के लिए कितना है, 1 गो, यानी इसमें टोटल कितना पोस्ट है, 60। यानी क वाले में 4242, ख वाले में 135, ग वाले में कितना है,
60 है। अब जिसमें सिर्फ महिला होंगी इसका देख लीजिए। घ करा कि महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, यानी ये जो घ में दिया गया है प्रावधान, यानी इस घ में ये जो 106 पोस्ट आया है, इस पोस्ट पर सिर्फ महिला ही जाएगी, पुरुष नहीं जा सकता है, पुरुष कभी दावेदारी नहीं कर सकता है, इसमें सिर्फ महिला ही जाएगी। ठीक, यानी 106 पद पे महिला ही रहेगी। अब ओबीसी से आए, चाहे एससी से आए, चाहे एसटी से आए, वो चाहे जनरल से आए, किसी से भी आए, लेकिन सिर्फ महिला ही जाएगी। और जहाँ पे सिर्फ पुरुष लिखा था वहाँ पे सिर्फ पुरुष ही जाएगा, महिला नहीं जा सकती है। वो चाहे 135 पोस्ट हो या वो जो बिचवा में आया है वो वाला पोस्ट हुआ, हाई वाला जो 60 गो है। ठीक, आगे ये क्या कह रहा है महिलाओं के लिए। महिलाओं में देखिए जनरल के लिए 47 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट, ओबीसी के लिए 27 पोस्ट, एससी के लिए 21 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट। समझेगा? अब सोचिए कि एसटी की कौन सी महिला होगी जो इस 1 पोस्ट पे जाएगी, सोच रहे हैं? देखिएगा, तो ये 4 श्रेणियां आई हैं, इस 4 श्रेणियों पर अधिचयन प्राप्त हुआ है और इसकी वैकेंसी आ गई है। इसका फॉर्म फिलअप हो रहा 12 तरीके से, यानी 12 अगस्त से। ठीक, ये भरा जाएगा 11 सितंबर तक। आगे बाबू क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर, पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। देखिए नोट क्या लिख रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर, पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। पहले ही लिख दिया, ऊपर भी लिखा है, बाद में भी लिख दिया, हमारी गलती कहीं नहीं, आप इसको ध्यान में रखिए। आगे बोल रहा है, नोट उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी। यानी जहां पर बोला गया कि सिर्फ महिला ही आएगी तो वहां सिर्फ महिला ही आएगी, जहां पे बोल दिया कि सिर्फ पुरुष आएगा वहां पे सिर्फ पुरुष ही आएगा। लेकिन आपको जो हम क वाला बताएं, क वाला यानी ये वाला जो पहला हम आपको बताएं बाबू, इस चीज को ध्यान रखिए कि इसमें महिला भी आ सकती है और पुरुष भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए 4242 पोस्ट है, इस 4242 में हो सकता है कि 4000 महिला हो जाए, सब पढ़ लिख में 4000 की 4000 महिला हो जाए, उसमें कोई भी हो सकता है। ठीक, तो इस पे महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, इस पोस्ट पे सिर्फ पुरुष, इस पोस्ट पे सिर्फ पुरुष और इस वाले पोस्ट पर सिर्फ महिला होगी। तो ये नोट करके लिख दिया है। आगे बाबू आगे क्या कर रहा है, करा कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, पहले ही चालाकी लगा दिया है, वो कह दिया है। हम ये जो वैकेंसी है इसकी संख्या में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा विवाद या कोई ऐसी दिक्कत या कोई ऐसी समस्या आती है तो हम जो है इस पोस्ट को रद्द भी कर सकते हैं। यानी आने वाले समय में ये हमको थमा दिया गया, लम चूस लो 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 चूस लो, उसके बाद मुंह में से खींच लिया गया ना, तो यही काम करेंगे, पहले से लिख लिया है और आप कोर्ट में केस करने जाएंगे तो कह देंगे कि मैंने 1.3 में सीधे तौर पे लिखा है कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर, यानी किसी भी स्तर पर पहुंच रही हो, एग्जाम हो गया हो, शारीरिक दौड़ हो रही हो तो वो निरस्त की जा सकती है, शारीरिक दौड़ हो गई और सब कुछ कंप्लीट हो गया तो वो निरस्त हो सकती है। यानी किसी भी समय निरस्त हो सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पहले से दे दिया गया है। समझ रहे हैं? तो अच्छा आप इसको पढ़े रहते तब ना समझ आता है आपको, पढ़े नहीं रहते हैं, आके बीच में जाते हैं लोग, जहाँ पे धरना होता है चिल्ला के कुछ बोलने लगते हैं। आगे बाबू अब अगला इसका है आवेदन की समय सारणी। कह रहा है कि आवेदन करने की जो तिथि है यूपीएससी की, कह रहा है कि 12/8/2000 से प्रारंभ होगा और 11/9/2025 को इसकी अंतिम तारीख है ना। 12 अगस्त 2025 से प्रारंभिक स्थिति है और 11 सितंबर 2025 तक है। आवेदन शुल्क यानी पैसा जमा कब करना है, 12 तारीख से लेके 11 तारीख तक, यानी 12 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 तक। करा कि जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 12/8/2025 से 13/9/2025 तक, यानी 2 दिन का डेट बढ़ा दिया है। तो यानी आपको आवेदन करना है तो 12 अगस्त से लेके, यानी आज 13 अगस्त है, यानी एक दिन बीत गया। ठीक, उसके बाद आप 11 सितंबर तक कर सकते हैं, यानी आपके पास 1 महीने का टाइम पूरा मिला है। अब इसके आगे इसमें क्या क्या चाहिए हम आगे बताएंगे, इसी में सारा दिया गया है। आगे बाबू कह रहा है कि अगर आपको आवेदन करना है तो सबसे पहले आपको OTR करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और ये जो है कि आज के 12-13 दिन पहले ही तो यूपीपीआरपीबी ने जारी कर दिया था 12-13 दिन पहले कि अपना OTR कर लीजिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको कर लीजिए। अगर आप उसको कर लेंगे तो आपको फॉर्म फिलअप करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो जो लोगों ने OTR किया होगा उनके लिए आसानी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करा है, आपकी पहली OTR आपको चाहिए ही चाहिए, आपका OTR होना चाहिए। आगे ये क्या करा है,
सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न न हो पाए। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम स्तर पर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र ग्राह्य नहीं होंगे। यानी कह रहा है कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी समय जितना भी चीज मांगेंगे आप सब भर दीजिए, उसके बाद कुछ भी आपका मान्य नहीं होगा। जो भरना है फॉर्म फिलअप करते समय ही दे दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी देंगे आपका मान्य नहीं होगा। सारा चीज रद्द कर दिया जाएगा, आपकी वैकेंसी जो आप फॉर्म भरे हैं वो भी रद्द कर दिया जाएगा, आप वाला, दूसरे का नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि आप सावधानी से भरिए। कह रहा कि विज्ञप्ति पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो पद हमने दिया है उसमें जो हम वैकेंसी को भरेंगे, यानी जो हम लोगों को व्यक्तियों को या जो लड़कों को इसमें शामिल किया जाएगा, उसमें आरक्षण नीति लागू की जाएगी, यानी रिजर्वेशन उसमें लागू किया जाएगा। कह रहा है ना, आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, यानी जो आप लिखित परीक्षा में, यानी परीक्षा लिखित होगी, पहले बता दिया परीक्षा कैसी होगी, लिखित होगी। जो आप लिखित परीक्षा देंगे उस लिखित परीक्षा में कह रहा है कि श्रेष्ठता क्रम यानी जो ज्यादा नंबर पाया होगा एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है? कह रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। यानी इसमें 4 को दिया गया ना वरीयता, ABCD 4 को था ना, तो आप तो पुरुष हैं तो 3 भर सकते हैं, महिला तो 4 भर सकती है। अच्छा, महिला 2 ही भरेगी, क्या है? क्योंकि 2 पद पे पुरुष था, क, ख और ग पे पुरुष है, क और घ पे महिला पुरुष दोनों है। ठीक, तो पुरुष 3 जगह भर सकता है, महिला 2 जगह भर सकती है। ठीक, तो महिला के लिए ऑप्शन मिलेगा क और घ और पुरुष के लिए मिलेगा क, ख, ग। ठीक, करा कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। यानी जो पद है, यानी UPSI का जो उप निरीक्षक का है जिसमें पुरुष महिला भर सकते हैं वो ये है, जो प्लाटून कमांडर वाला है वो दूसरा है, फिर उसके बाद तीसरा प्लाटून कमांडर जो विशेष वाला है वो तीसरा है, तो क, ख, ग करके है। ठीक, करा कि एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यानी अगर आप एक बार आवेदन दे देंगे तो उसको दोबारा आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू, प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी आपको वो चयन करना अनिवार्य ही है, आपको वरीयता क्रम चयन करना ही है। ठीक, आगे तब आवेदन शुल्क यानी पैसा, दिमाग सरकार पहले लगाती है, पैसा क्या करेंगे? कह रहे कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्नानुसार रहेगा। यानी जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, किसके लिए? जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए कितना देना है? 500 रुपया। कितना देना है? 500। किसके लिए? जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए 500 देना है। बाकी बचा SC और ST, उसके लिए कितना देना है? 400। कितना देना है? 400। फार्म देखिएगा दबा के पड़ेगा कम से कम 8-10 लाख। आगे देखिए, बोल रहा है कि राष्ट्रीयता यानी आप भारत के नागरिक है कि नहीं, वो बोल रहा है। कह रहा कि भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी, यानी इस भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी क्या? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। आप किसी भी स्टेट से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। दूसरा और भी ऑप्शन है, कह रहा कि तिब्बती शरणार्थी हो, यानी तिब्बत का शरणार्थी हो हमारे यहाँ, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। यानी जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था जिसमें तिब्बत पे चीन कब्जा कर लिया था। ठीक, तो जो है कि उस समय जो युद्ध हुआ तो उस समय जो हमारे भारत में भाग के आए थे उनके जो बच्चे वगैरह होंगे उनको जो है कि ये छूट दिया जाएगा, इसमें वो लोग हमारे यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तीसरा करा है, भारतीय उद्भाव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। यानी इसमें कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान से आया हो या म्यांमार से आया हो या श्रीलंका से या युगांडा से या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से, यानी इन किन्हीं देशों से आया है और उसकी मर्जी है कि मुझे भारत में ही अब रहना है। ठीक, तो अभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आगे आइए, लेकिन लिख रहा है, देखिए क्या कर रहा है, परंतु उपयुक्त श्रेणी ख या ग के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परंतु यह और की श्रेणी ख के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। यानी कह रहा है कि भैया आप जब से यहाँ हैं, आप जो भारत सरकार से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किए वो भी प्राप्त कर लीजिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस सभी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे कह रहा है,
कहा कि यह भी, परंतु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी ग का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा। यानी कोई अगर ग श्रेणी का आ रहा है, जो उसमें बताया गया अभी, अगर उसके लिए पात्रता जारी किया जाएगा तो सिर्फ 1 साल के लिए होगा। आगे ये वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अब आगे आते हैं, देख रहा टिप्पणी आगे क्या करा, कहा कि ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, क्या करा है, ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो। यानी जितना समय दिया है या जो चीजें बोले कि आपने उतने समय के बीच में अपना प्रमाण पत्र जारी करवा लिया है और अपना प्रमाण पत्र आपने ग्रहण कर लिया है तो आपकी नियुक्ति की जा सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। आगे ये शैक्षिक अर्हता, यानी क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कह रहा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, ठीक है, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, क्या स्नातक यानी ग्रेजुएशन, यानी BA BSc ये सब किए हो ना, स्नातक आपने किया हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता, यानी आप ग्रेजुएशन के इक्वल में, ग्रेजुएशन के बराबर में कोई आपके पास अगर एबिलिटी है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। करा कि आगे क्या करा है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। कह रहा भैया कि जो आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं ना, तो आपके पास वो अंक पत्र होना चाहिए। अगर आपको अंक पत्र नहीं मिला है, आपका एग्जाम हो चुका है, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन आप अंक पत्र आप नहीं मिला है आपको, यानी आप वो जो कागज आपको मिलेगा, जैसे मान के चलिए कि ये कागज है, ये कागज है, ये कागज इसमें जो आपका लिख के आता है कि आपने ये इतना इतना नंबर पाया है, तो आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपका रिजल्ट निकल गया है और जो मार्कशीट है जमा है स्कूल पे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर ऐसा होगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। यानी ये कागज आपके पास होना चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, आप अपियरिंग में आप फार्म नहीं भर सकते हैं, समझ रहा है, अपियरिंग में आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, यही कह रहा है। दूसरा कह रहा बाबू, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। कह रहा है कि भैया जो जो चीजें आप उसमें भर रहे हैं सब एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा गलत भरा या कुछ ऐसा गलत किया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसमें आयोग कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप गलत भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे बाबू, आगे कह रहा अधिमानी अर्हता है। कला की अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों के प्रस्तर के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। कह रहा है कि भैया अगर कोई 2 लोग हैं या 3 लोग हैं और सेम नंबर पा गए हैं, एकदम इक्वल नंबर पा गए, बराबर एकदम नंबर पा गए हैं, ठीक है, उनको बराबर नंबर मिल गया है, तो उनके लिए कुछ वरीयता और दी जाएगी, क्योंकि बराबर हो गया है तो कौन उस पोस्ट पे जाएगा। तो उसके लिए कहा गया है कि उन बराबरी में अगर 2 लोग बराबर हैं तो कह रहा है कि पहला, अगर उसके पास DOEACC या NIELIT का सर्टिफिकेट होगा तो वरीयता में वो पहले नंबर पर होगा, ठीक है, वरीयता में पहले नंबर पर होगा। या दूसरा, उसके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, यानी कम से कम प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक अगर सेवा किया है तो उसके लिए भी ये प्रावधान है, यानी उसको वरीयता दी जाएगी। अगर मान के चलिए कि प्रादेशिक सेना में 2 साल काम करने वाला व्यक्ति है, वो हो गया, अब मैं नॉर्मल व्यक्ति, हम दोनों लोग हैं और हम दोनों का नंबर एक इक्वल आ गया, तब उसमें वरीयता दी जाएगी किसको, जिसने 2 साल सेना में, प्रादेशिक सेना में काम किया है, उसको वरीयता दी जाएगी। समझ में आ गया। तीसरा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। कौन सा? बी प्रमाण पत्र। अगर उसके पास B प्रमाण पत्र है तो वह फॉर्म फिलअप करेगा, तो वह वरीयता में, अगर इक्वलिटी हो जाएगी तो वह वरीयता में रहेगा, यानी वरीयता में NCC B वाला रहेगा। आइए, कह रहा है कि 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। कह रहा है कि भैया अगर आपके पास NIELT का भी हो, आप प्रादेशिक सेना में भी 2 साल काम किए हो, आपके पास NCC B भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास तीनों रहेगा तब वो आपकी एक ही वरीयता दी जाएगी। समझ में आ गया ना, कि नहीं तीनों है तो ना तो हम सबसे ऊपर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आगे बाबू, करा कि क्या करा, करा कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों हेतु
अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। क्या करा है? करा कि 1/7/2025 को उसकी उम्र कितनी जानी चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष हो जानी चाहिए 1/7/2025 को। समझ रहा है? अगर आपकी उम्र 1/7/2025 को 21 वर्ष हो गई, आप कर जाएंगे। नहीं है, आप बाद में हुआ है तो नहीं हो पाएगी। आगे क्या कर रहा है? प्लाटून कमांडर के लिए भी कह रहा है कि वही चीजें 1/7/2025 का आपकी उम्र 21 वर्ष रहनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या करा है? करा कि इस सीधी भर्ती में आयु में छूट दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 97/87/6/2001 दिनांक 26/5/2025 के क्रम में इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी इसमें यह कहा गया भैया कि आपको सरकार 3 वर्ष की और अधिकतम छूट दे रही है। अगर ओबीसी है तो उसको ऑलरेडी 5 साल का मिलता था, यानी 21 वर्ष के आप हो गए हैं तो 21 से 28 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे। लेकिन अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 5 साल आपका वो ऐड होगा। ठीक है, ओबीसी से आते हैं तो 5 साल आपका वो ऐड होगा, तो 28 5 33 हो जाएगा। उसके बाद 3 साल और छूट मिलेगा एक्स्ट्रा। यानी अगर ओबीसी का कोई व्यक्ति आता है तो उसको 36 साल तक, और कोई जनरल का आता है तो वो 31 साल तक। इसी में आगे बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है बाबू, आगे देखिए। कह रहा है कि हमने जो छूट दिया है सामान्य श्रेणी यानी जनरल के लिए, हमने 3 वर्ष छूट दिया है। कितना छूट दिया है? 3 वर्ष। क्या, कब से कब तक? कह रहा है कि 2/7/1994 से 1/7/2004 के बीच जिसका भी जन्म हुआ होगा, किसका? इस सामान्य श्रेणी में। कह रहा है कि 2/7/1994 से लेके 1/7/2004 के बीच जनरल की बात हो रही है, जनरल का, यानी जो लोग बड़े बड़े पद आते हैं, जनरल मतलब सामान्य वर्ग में। ठीक, तो वो कब से फॉर्म फिलअप भर सकते हैं? यानी कब से फॉर्म भर सकते हैं? वो 2/7/1994 से लेके 1/7/2004 के बीच जिनका जन्म हुआ होगा, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ आ रहा है? किस फॉर्म को? उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पुलिस बल। ठीक, कह रहा है कि 2/7/1994 से आपका जन्म हुआ हो या 2/7/94 के बाद हुआ हो और 1/7/2004 के पहले हुआ, तब आप इस एसआई के लिए भर सकते हैं। दूसरा, प्लाटून कमांडर के लिए क्या है? तो प्लाटून कमांडर के लिए भी यही रूल है। प्लाटून कमांडर के लिए भी यही रूल है। आगे किसके लिए है? अच्छा, वो तो जनरल के लिए था। वो किसके लिए था? वो जनरल के लिए था। अब ओबीसी के लिए आएगा। ओबीसी के लिए यानी 3 वर्ष की छूट दी गई है। आप देखिए ओबीसी को कितना मिल रहा है, तो ओबीसी को 21 से 28 तक तो आपको करना, देखेंगे ऊपर 21 से 28 तक आपको करना है। ठीक, उसके बाद ओबीसी को 5 वर्ष छूट मिलता है। कितना? 5 वर्ष छूट मिलता है जब आप ओबीसी से रहते हैं। तो 28 5 33 हो जाएगा। उसके बाद 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी 36 वर्ष। यानी ओबीसी का कोई व्यक्ति होगा जिसका जन्म 2/7/1989 के बाद हुआ होगा, यानी लगभग 1990 के करीब। ठीक, 2/7/1989 के बाद हुआ होगा और 1/7/2004 के पहले। ठीक, 1/7/2004 के पहले 2/7/1989 के बाद हुआ होगा, तो आप जो है एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी है। यानी ओबीसी के लिए 1989 आपका जब डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/7/1989 और जनरल के लिए 2/7/1994। इतना ध्यान रख लीजिए। SC ST के लिए वही चीजें हैं। SC ST के लिए भी जो ओबीसी के लिए है वही SC ST के लिए है। समझ रहा है? जो ओबीसी के लिए वही SC ST के लिए है। यानी 2/7/1989 को उसका भी जन्म होना चाहिए और 1/7/2004 के बीच। समझ आ गया? तो आपको ये समझना होगा कि आपको कितना छूट मिला है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बस 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के बीच, लेकिन सरकार बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं दी थी, उसके लिए 3 साल अलग से दी। यानी आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते थे, उसके बाद 3 साल आपको एक्स्ट्रा दी, यानी 31 साल हो गया। और ओबीसी वालों को एक्स्ट्रा 5 साल छूट मिलती है, तो उनका जो है 36 साल हो गया। ठीक है, और SC ST को भी 5 साल एक्स्ट्रा मिली है, उनका भी 36 हो गया। ठीक, देखिए हो गया। आगे देखिए। अच्छा, वो किसके लिए था? अलग था। आगे आइए, यहाँ पर क्या कह रहा है? अधिकतम आयु 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष। यहाँ पे भी छूट के वही बात है, 2/7/1989 से लेके 1/7/2004 तक, तो उसके लिए भी वही चीज है। आगे बाबू, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के राज्य भूतपूर्व सैनिक के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग प्रावधान किया गया है। कह रहा है कि वास्तविक आयु, सेवा अवधि, परिणामी आयु
दिनांक 1/7/2025 को 34 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। कह रहा है कि अगर 1/7/2025 को उसकी उम्र 34 वर्ष पूरा हो जाएगी तो यह फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। अगर 34 वर्ष पूरा नहीं हुई होगी तो वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, आगे ये आपको समझ में आएगा वो चीज ना। आगे देखिए, अब वैवाहिक की स्थिति में क्या होता है। कह रहा है कि भैया सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा या ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे जिसकी एक से अधिक पति पत्नियां होंगी। समझ में आ रहा है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, पुरुष है, महिला है, जिसके पास एक पत्नी के अलावा पत्नी है। चुट्टा यहाँ सब 3-3 गर्लफ्रेंड रख ले है, पत्नी थोड़ी है वो। ठीक, अब वो लोग 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड रखे हैं, किसको पता चल रहा है। चलिए आगे देखिए। ठीक, तो कह रहा है कि भैया सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा या ऐसी या महिला या पुरुष किसी ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसकी एक या अधिक सी पत्नियां होंगी या किसी के पास एक या एक से अधिक पुरुष होगा, तो ऐसा व्यक्ति इसमें पात्र नहीं होगा। आगे कह रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य, कह रहा है कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। यानी आप शारीरिक रूप से अच्छे और मानसिक रूप से अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊंचाई, उसके सीने, उसका भार, उसका माप, ठीक है, और उसके बाद नाक, बिग बोलेक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण जिसमें ऋणित परीक्षण, बेवर्स परीक्षण और वर्टिको परीक्षण, वाक दोष यानी बोलने में कोई दिक्कत आदि समाविष्ट है तथा ऐसी अन्य कमियां जैसा राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए का परीक्षण करेगा। यानी इन सभी चीजों का परीक्षण होगा आपके मेडिकल में। ये पहले से लिख दिया है कि नहीं, वहां पे जाने के बाद नाटक करने नहीं, हमारा परीक्षण आप नहीं कर सकते, आप गलत है, आप मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, मेरी प्राइवेसी छीन रहे हैं, मेरे पास आर्टिकल 21 है, निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, ये सब करेंगे, दौरा के मारेगा, गिरा के भगा देगा। वो पहले से लिख दिया कि हम ये चीज चेक करेंगे। ठीक है, आगे बाबू कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 एवं उत्तर प्रदेश प्रादेशिक और कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के नियम 6 तथा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के नियम 10(2) के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होगा। यानी जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है वो उसके लिए पात्र नहीं होंगे। आगे बाबू भर्ती की प्रक्रिया अभी बताएं किस किस पे, देखिए किस किस पद पे होना है, क ख ग घ वो बताए हैं। देखिए दूसरा तीसरा। आगे करा भैया लिखित परीक्षा, क्या करा, ये जो परीक्षा होगी कैसी परीक्षा होगी, लिखित। करा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म और कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 तथा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का एक वस्तु इस प्रकार का प्रश्न होगा। यानी आपको सीधे तौर पे कह रहा है कि भैया 400 अंकों का हम पूछेंगे, कितना 400, दलितों 400 का पूछेगा, देखना 400। अब उसमें किस किस से पूछेगा, कह रहा मेरे पास 4 गो सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 में कह रहा भैया हिंदी 40 क्वेश्चन, सेक्शन 2 मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, मूल विधि यानी अब मूल विधि आईपीसी ना लागू हुई, आईपीसी नहीं बीएनएस, ठीक है ना, ये वाला लागू होगा। तो सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3 है, ठीक है ना, ये मैथ वाला, ठीक, और चौथा है रीजनिंग। 4 सेक्शन आपसे पूछा जाएगा, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ, 4 सेक्शन आपसे पूछा जाएगा और सब में 40-40 क्वेश्चन होंगे, सबका 100-100 नंबर होगा, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। समझ आ गया। आगे बाबू आगे ये अच्छा एक चीज और कह रहा है, एक चीज बाबू और कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमने जो 4 सेक्शन दिया है ना, 4 सेक्शन, अगर उन 4 सेक्शनों में आपने 35% अंक प्राप्त नहीं किया है, अगर किसी भी सेक्शन में, उन 4 सेक्शनों में से किसी भी सेक्शन में अगर आप 35% से कम पा गए, चाहे आप हिंदी में 35% कम पा गए, चाहे मैथ में 35 से कम पा गए, या रीजनिंग में 35 से कम पा गए, या जीएस में 35 से कम पा गए परसेंटेज में, ठीक है, तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। आप 3 में तुर्रम खान है, 1 में फेल है, 35% से कम नंबर है, तो आप फेल हो जाएंगे। इस चीज को खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। यानी सबको इक्वल देखना है, सबको इक्वल देखना है, यानी सब में 35% आपकी पासिंग मार्किंग चाहिए ही चाहिए। आगे ये बाबू करा कि बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल प्रणाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR, ठीक है, प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। कह रहा है भैया ये परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, इसमें OMR दिया जाएगा और आपको लिखित दिया जाएगा पेपर वगैरह के, आप उसको लिख के साइन करके देंगे।
आगे करा, यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, आगे ये क्या बोल रहा है आगे, करा के, अच्छा, करा के लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे, यानी 2 घंटे 120 मिनट आपके पास होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 160 होगी, आपके पास 120 मिनट, प्रश्नों की संख्या 160। इसमें 4 सेक्शन है, ठीक है। उसमें से कह रहा है भैया एक ही विकल्प सही होगा, आपको सही करना है। आगे अगर कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा, यानी उसका जो ओएमआर का मूल प्रति है आप उसको लेकर घर चले जाएंगे, कपिया कहाँ चेक होगा, ठीक है ना। आगे ये आगे बाबू पता चल गया। आगे ये देखिए आगे बोल रहा है शारीरिक एवं मानक परीक्षण। क्या करा है, शारीरिक एवं मानक परीक्षण। कहा कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित क्या है, यानी पुरुष के लिए, यानी एक आदमी के लिए, एक लड़के के लिए क्या चीज मांग रहा है। करा कि ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई। करा कि भैया देखिए ऊंचाई क्या है, एक क सामान्य यानी जनरल ओबीसी और एससी, यानी जनरल ओबीसी और एससी, इनके लिए पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 168 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट होनी चाहिए। किसके लिए, जनरल ओबीसी और एससी, इन तीनों के लिए 168 चाहिए, 1 मीटर और 68 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब यही एसटी होगा, ऊपर तो हो गया जनरल ओबीसी और एससी, उसके लिए 168 चाहिए। अगर एसटी होगा, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना, 160 सेंटीमीटर, समझ आ गया ना। तो यानी जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 मीटर। आगे सीना, सीना कह रहा है कि समान, यानी जनरल ओबीसी और एससी के लिए, यानी बिना फुलाए, यानी बिना फुलाए, यानी मैं ऐसे सामान्य खड़ा हूँ, ठीक। इसमें मेरा सीना 79 या 79 होना चाहिए, इसमें मेरा सीना कितना होना चाहिए, 79 होना चाहिए। और उसके बाद इसको फुलाने के बाद मेरा सीना 84, कितना होना चाहिए, 84। तो यही कह रहा है कि अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, तो आपका बिना फुलाए सीना 79 होना चाहिए, उसके बाद एक्सपेंस करके 84 हो जाना चाहिए, ठीक। दूसरा, यही अनुसूचित जाति के लिए क्या है, अनुसूचित जाति के लिए भैया आपका सीना नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद आप जब फुलाएं तो वो 82, यानी 2 सेंटीमीटर कम दिया है। यानी आपको जो सीना फुलाना है 5 सेंटीमीटर, फुलाना दोनों लोगों को है, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो, चाहे जनरल, कोई भी, सबको फुलाना है। आगे बाबू महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए बाबू देखिए, महिलाओं के लिए ऊंचाई की बात क्या कर रहा है, कह रहा कि जनरल ओबीसी और एससी जो महिला है, यानी हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं जो कब्बो पहाड़ों से ऊपर नीचे फेंक देती है, उनके लिए बात हो रही है, ठीक। तो कह रहा है कि भैया इसमें ओबीसी, जनरल और एससी, इन तीनों की महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद जो एसटी है, यानी ओबीसी, जनरल और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक। जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर, बाकी एसटी आ रही है तो उसके लिए 147 सेंटीमीटर। कितना, 147 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इन लोगों के लिए ये चेस्ट वाला सिस्टम नहीं है, ठीक। आगे देखिए, हो गया। अच्छा, शारीरिक दक्षता अलग से दौड़ वगैरह का कह रहा है भैया, पुरुष के लिए दौड़ 4.8 किलोमीटर होगी 28 मिनट में। कितने मिनट में, 28 मिनट में आपको कितना दौड़ना है, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। अब महिला के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। समझ रहे हैं, इन सबों को हर जगह कम मिलता है तो उन्हें भी सब नहीं पास होती है। 2.4 किलोमीटर ना 16 मिनट में, समझा गया। यानी पुरुष दौड़ेगा लगभग 4.8 किलोमीटर तो 28 मिनट में, और महिला दौड़ेगी 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। आगे बाबू, आगे ये लगभग हम धीरे धीरे आपको सारा चीज बता चुके हैं, सारा चीज बता चुके हैं। कारक भैया शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान स्टेरॉइड्स, उत्तेजक, नशीला पदार्थ का सेवन करना अनुचित आचरण है, जिसकी पुष्टि हेतु बोर्ड द्वारा आवश्यक जांच कराकर ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्रवाई एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। अरे नशा वशा मत करके जाएगा। आगे कह रहा है चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। कह रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की शीर्षता के क्रम के अनुसार
चयन सूची तैयार करेगा और उससे संस्तुति सही चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित किया प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। इसके कहने के अनुसार ही भैया जब हम आपका एग्जाम करा लेंगे तो सबसे पहले हम एक मेरिट जारी करेंगे कि हम किसको दौड़ने के लिए बुला रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो लोग दौड़ पास कर लेंगे, शारीरिक मापदंड प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद फिर मेरिट जारी करेंगे। क्या करेंगे? फिर मेरिट जारी करेंगे। उसके बाद जब मेरिट जारी हो जाएगी तो हम फिर भेज देंगे मेडिकल के लिए, ठीक। उसके बाद मेरिट जारी नहीं होगी। जो लोग मेडिकल पास होंगे व्यवसाय में चले जाएंगे, जो लोग मेडिकल पास नहीं होंगे व्यवसाय में नहीं जाएंगे। आगे बाबू, अच्छा एक और टिप्पणी क्या है कि यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का भी विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इसको मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही इक्वल पे आते हैं तो उनके लिए क्या क्या NLT का कोई सर्टिफिकेट था, NCC भी था या प्रादेशिक सेना में 2 साल काम किया तो बताएं हमको, ठीक। आगे ये करा कि आरक्षण श्रेणी व आयु सीमा में छूट, सारी चीजें हमने बता दिया है कि कितना कितना लोगों को छूट मिल रहा है, कौन कौन से को, ठीक है। आगे बाबू देखिए 5 वर्ष यानी किसको किसको, ओबीसी को 5 वर्ष छूट मिल रहा है, SC को ST को 5 वर्ष, SC को 5 वर्ष, ठीक है ना। बाकी जनरल को छूट नहीं मिलता है। यानी अगर जैसे दिया ना कि 21-28 तक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद भी 5 साल ओबीसी को दिया जाता है कि 28 के बाद आप 35 साल तक भर सकते हैं, ठीक। आज SC को भी वही दिया गया है 5 साल, समझा गया। लेकिन ये जनरल को प्रावधान नहीं है, वो 21-28 के बीच ही भरेगा। इस बार सरकार ने अपने मन मुताबिक कर दिया कि 3 साल और छूट दे रहे हैं, यानी 28-31 तक का भर सकते हैं। आगे बाबू आगे आइए करा कि आरक्षण का प्रावधान, तो आरक्षण का प्रावधान देखिए ये आई है कितना कितना परसेंटेज होगा। आगे आइए आगे देखिए करा कि भैया जो प्रमाण पत्र, आप इसमें प्रमाण पत्र लगेगा ना, जैसे आप ओबीसी हैं, SC हैं, ST हैं, तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए ना कि आप जाति, जिसको जाति बोलते हैं, ठीक। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है, देखिए अच्छा SC और ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का कोई बात नहीं है, ठीक। यानी करेंगे भैया जो जाति प्रमाण पत्र आप बनवा रहे हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र 11/9/2025 से पहले का बना होना चाहिए। आप वो पता नहीं ससुरा कब का बना, उससे कोई मतलब नहीं, समझ रहा है। लेकिन 11/9/2025 से पहले का बना होना चाहिए। ये दोनों के लिए है, ये अनुसूचित जाति के लिए भी है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, यानी SC के लिए भी है, ST के लिए भी है कि आपका भैया जाति प्रमाण पत्र कब का बना, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन दोनों से पहले बना होना चाहिए, यानी 11/9/2025 से पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। यह SC और ST के लिए प्रावधान है। देखिए किसके लिए है? SC और ST के लिए प्रावधान है, ठीक। ओबीसी के लिए क्या प्रावधान है? आइए देखिए ओबीसी के लिए क्या कह रहा है कि भैया अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, यानी उसके पास जो जाति सर्टिफिकेट है, कह रहा है भैया वो 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। कब का? 1/4/2025 यानी इसी साल में 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए और 11/9/2025 के पहले का। 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए और 11/9/2025 के पहले का, सॉरी 11/9/2025 के पहले का और 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। यानी ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र 1/4/2025 के बाद और 11/9/2025 के पहले, SC ST का कब का बना है कुछ नहीं पता, लेकिन 11/9/2025 के पहले का हो जाना चाहिए। EWS के लिए भी वही प्रावधान है, इकोनॉमिक वीक सेक्टर के लिए, कि आप जो है 1/4/2025 के बाद बनवाए हो और 11/9/2025 के पहले, ठीक है। आगे बाबू राज्य कर्मचारी के लिए भी यही प्रावधान है कि 11/9/2025 से पहले हो, लेकिन इनके लिए भी ये सब सिस्टम खत्म है कि आप कबो का बना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र ये आप यानी निवास अगर मांगेगा आपका निवास, तो आप निवास कब का बनवाएं इससे कोई मतलब नहीं है। निवास के लिए कोई समय सीमा डिसाइड नहीं की गया है। इसमें दो चीजें दो लगेगा ना, जैसे आपका जाति लगेगा, आपका निवास लगेगा। तो आप जाति 1/4/2025 का बनवाए होंगे उसके बाद का, लेकिन निवास आपका 1/4/2025 के पहले का भी बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए अब इसका थोड़ा सा सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं, बाकी हमने सारा आपको चीज बता दिया है, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हमने बता दिया कि OTR होना चाहिए भैया, ठीक। उसके बाद देखिए पंजीकरण कर सकते हैं आप, इसका पढ़िए पूरा PDF आप लोग डाउनलोड किया करिए। आगे देखिए फोटोग्राफ वगैरह के बारे में बोला भी है कि अगर आप फोटोग्राफ कर रहे हैं
तो आपका 30 KB से 50 KB के बीच फोटोग्राफ होने चाहिए, JPEG में होना चाहिए या JPG में होना चाहिए, उन दोनों में हो सकता है। ठीक। दूसरा करा कि भैया आपका हस्ताक्षर, हस्ताक्षर आप जब भी करेंगे, हस्ताक्षर आप जब भी करेंगे तो करा कि आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करना है। समझा रहा कि नहीं? आपको हस्ताक्षर करना है काले पेन से, ध्यान रखिएगा, काले पेन से आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक। पर ये भी 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक का होना चाहिए। अगला है पदों की वरीयता का क्रम चयन। देखिए, यानी जब आप पद को फॉर्म फिलअप करेंगे तो दिया ABC, यानी पुरुष के लिए। देखिए पुरुष कहाँ हमने कहा ना, क ख ग, और महिला के लिए AB। ठीक है, जब आपका फॉर्म आएगा तो आप उसमें वरीयता क्रम चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बाबू, आवेदन शुल्क जो है हमने बता दिया, 500 है OBC जनरल SC के लिए, ST के लिए 400 है। ठीक है, आगे बाबू, आगे इससे ज्यादा आप तो कुछ नहीं है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है, क्या करेंगे, हेल्पलाइन नंबर कोई उठाएगा तब ना। ठीक। अच्छा, अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आप देख लीजिए, पाठ्यक्रम आ गया, क्या आ गया, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। सामान्य हिंदी 40, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 40, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा 40, मानसिक अभिरुचि परीक्षा 40, टोटल 160 क्वेश्चन, 400 अंक का। देखिए आप सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछेगा, देखिए क्या क्या पूछ रहा है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरा एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। फिर अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। विविध में पता नहीं क्या क्या है, कुछ नहीं पता है। ठीक, यानी सामान्य हिंदी में आपको इतना चीज पढ़ना है। अभी जो जो चीज इसमें दिया है आप कोशिश करिए कि उसको पढ़िए। ठीक है, और यही टॉपिक पढ़िए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। आगे मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान में क्या दिया है, देखिए हमने कहा ना, भारतीय न्याय संहिता BNS एवं भारतीय नागरिक संहिता BNS, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यानी क्या कानूनी प्रावधान है, यातायात नियम से संबंधित नियम आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका यानी PIL, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय यानी कितना मतलब केस सुप्रीम कोर्ट में डाले गए थे, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। अगर आप फिर संविधान का उद्देश्य, अब संविधान में क्या पूछ रहा है, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति ने सकता तो मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रशासनिक प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय स्वशासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। समझा रहा है, यानी जो जो चीजें इसमें दिया है आप सारा चीज पढ़िए। आगे है सामान्य विज्ञान, यानी इसी में सब चीज दिया है। सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिकरण, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामसायिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे पिछली बार पूछा था। फिर मैथ में ये जो जितने भी चीजें दिया है, मैथ में सिंपल इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लिस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना, समय कार्य है, समय और दूरी है, सारणी, ग्राफ और मेंसुरेशन है, अर्थ ये है, अंकगणितीय संगणन व अन्य विश्लेषण कार्य। फिर अगला है तार्किक आरेख, संकेत, संबंध, विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, संरचना परीक्षण। ठीक, ये सब चीजें मैथ में है। फिर अगला है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिबल परीक्षा, रीजनिंग में। ठीक, तो ये सब जो है चीजें चिन्ह वगैरह है, वर्णमाला पर आधारित, कैसे अवयन आरेख और चार सदिश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। ये सब चीज जाके PDF में देख लीजिए क्या क्या कैसे कैसे है, उस चीज को देखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी सब तो फॉर्म है। ठीक, तो इतना चीजें इसमें है। अब इन सभी चीजों को अगर आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तब ना इसमें जो सिलेबस बताया गया है तब ना होगा। आप अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो मिल रहा है उसको पढ़ते जा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि इसको पढ़िए, जो इसमें सिलेबस दिया है उसको पढ़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।